प्रदेश प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। उनकी एक कहानी है नागरिक, जो न्याय प्रणाली पर आधारित है। प्रस्तुत है ये कहानी। वह जिले की सबसे बड़ी अदालत थी, यानी जिला एवं सत्र प्रधान न्यायाधीश की। पहले तो उसमें जमानत की दरख्वास्तें सुनी गई थी, फिर स्थगन नोटिस, मोहलत वगैरह देने की कुछ दूसरी दरख्वास्तें, और फिर मुकदमा पुकारा गया था, जिसका भी हर मुकदमे का एक नंबर था। अदालत में नंबर ही मुकदमे का नाम होता है, एक पक्की शिनाख्त। उसी से कोई मुकदमे की खोज कर सकता है या उसके बारे में वांछित जानकारी हासिल कर सकता है, वरना घोंचू बने जूतियां चटकारते रहो। आम समझ से वह कोई मुकदमा खास नहीं था। उसका ताल्लुक न तो किसी कत्ल से था, न डकैती या बलात्कार से, न किसी बड़े गबन से या जालसाजी से, और न ही किसी कुलीन घराने के शादीशुदा जोड़े के तलाक से। वैसे तो ये घटनाएं भी अब आए दिन की होकर निरी सामान्य हो गई हैं, अखबार की ठंडी और बेजान खबरों जैसी। लेकिन वह मुकदमा इस मायने में खास था कि इस तरह के मामले अदालत के सामने बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, वर्षों में एक बार। वर्दीधारी चपरासी अदालत के बाहर जाकर एक अकड़ी हुई मुद्रा में मुकदमे के नंबर की आवाज़ लगाने के बाद मुकदमों के पक्षकारों की आवाज़ लगाने लगा, हाजिर है। वह एक पक्षकार के नाम की आवाज़ पाँच पाँच सेकंड के वक्त के अंतर से 3 बार लगाता था, और फिर पक्षकार के नाम की आवाज़ उसी तरह लगाने लगता था। कुछ पक्षकार अदालत के अंदर बैठे थे, फिर भी उनकी आवाज़ लगाई गई थी। आवाज़ लगाने की वह प्रक्रिया मशीन की तरह थी। अदालत का कुछ हिस्सा जड़ से तरल होने जैसा सक्रिय हो गया था। इस सक्रियता में कहीं न कहीं कुछ बेचैनी भी थी। मुकदमे से सीधे जुड़े कुछ लोग लकड़ी के उस जंगले के पास जाने लगे थे, जिसके पीछे उठे हुए भाग में पेशकार बैठा था, जज बैठा था। वह मुकदमा एक नवजात शिशु को लेकर था। अस्पताल में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। 3 दिन बाद वह औरत बच्चे को सोता हुआ छोड़कर गायब हो गई थी। बच्चा शायद नाजायज था, और जन्म देने के बाद वह औरत सामाजिक भय से अपना कोई नाता उससे नहीं रखना चाहती थी। अस्पताल की लेडी सुपरिटेंडेंट ने जिला मजिस्ट्रेट को सारे तथ्यों की लिखित जानकारी देते हुए मांग की थी कि बच्चे के संरक्षण की तुरंत व्यवस्था की जाए। इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट के पास उस बच्चे को अपने संरक्षण में लेने के इच्छुक 2-3 लोगों ने प्रार्थना पत्र लगाए थे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला जज को वे सारे कागजात भेज दिए और नियम का हवाला देकर अनुरोध किया था कि वह यह तय करे कि बच्चे का उपयुक्त संरक्षक कौन हो सकता है। जिला जज के पास भी कुछ नए प्रार्थना पत्र लगे थे। वैसे तो अदालत में आकर मुकदमे समय के ताबूत में बंद होकर सड़ने लगते हैं, पर यह मामला प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना था। बच्चा अस्पताल के अस्थायी संरक्षण में वहाँ की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक भार था। मुकदमे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। 7 प्रार्थना पत्रों में से 2 के प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। या तो उनको अपना दावा कमजोर लगा था, या उन्होंने किसी अन्य कारण से बच्चे की संरक्षकता का विचार त्याग दिया था। सबसे पहले लेडी सुप्रीटेंडेंट का बयान हुआ। वह एक ऐसी महिला थी जिसका व्यक्तित्व सरकारी था, यानी चेहरे पर रहती थी एक स्थायी मुस्कुराहट और पेशे से जुड़े काम को निपटाने की उतावली। उसने अपने बयान में वह सब कहा जो उसने जिला मजिस्ट्रेट को भेजी रिपोर्ट में कहा था। उसने यह भी कहा कि औरत के एकाएक गायब हो जाने पर जब पुलिस के जरिए जांच कराई गई, तो अस्पताल में दाखिला लेने के वक्त औरत द्वारा लिखाया गया नाम पता फर्जी पाया गया था। बच्चे के धर्म और जाति के बारे में इसीलिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चा नर है, वह स्वस्थ है और निरोग है। अदालत में बच्चा भी लाया गया था। उसे गोद में लिए हुए अस्पताल की आया जंगले की पास एक बेंच पर बैठी थी। बच्चा शुरू से ही उसकी देखरेख में था। इस वक्त वह सो रहा था। आया कि अपने भी 4 बच्चे हैं। अगर उसे ये बच्चा दिया जाता तो बाखुशी वह 5वां बच्चा भी उसे बना सकती थी। उस कमरे से लगे हुए दूसरे कमरों में दीवानी और फौजदारी की दूसरी अदालतें थी, छोटे और अधीनस्थ जजों की। सामने बरामदे से होकर लोग आ जा रहे थे। हथकड़ी और पेड़ी जकड़े कुछ कैदियों को सिपाही इधर से उधर लेकर जा रहे थे। एक बूढ़ा कमरे में घुसा था, फिर यह महसूस कर कि वहाँ गलत आ गया है, बेंच से टकराता और उल्टे कदम वापस चला गया। लेडी सुप्रिटेंडेंट के बयान के बाद एक वकील ने अपना दावेदार पेश कर दिया। उस दावेदार का नाम देवी दयाल था। वह छोटे कद का, चरहरे जिस्म का आदमी था, जिसका रंग औसत भारतीय की तरह सांवला था। उसने अपनी उम्र 55 वर्ष लिखाई, जो उसके सिर की खिचड़ी बाल और चेहरे पर ढीली पड़ गई मांसपेशियों के हिसाब से सही लगती थी। उसने पतलून और टी शर्ट पहन रखी थी।
जिसमें खास मौक़ों पर पहने जाने वाले कपड़ों जैसा एक नयापन था। उसने अपने बयान में कहा कि वे 2 भाई हैं, बड़े भाई की 3 लड़कियां हैं, उसके अपने 4। उसने 5 वर्ष पहले अपना परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन करा लिया था दोनों भाइयों के बीच। चूंकि केवल लड़कियां हैं, इसलिए परिवार के लिए लड़का निहायत जरूरी हो गया है। कोई भाई नहीं होने की कमी लड़कियां काफ़ी शिद्दत से महसूस करती है। लड़का मिल जाने से उसका अपने बेटी की तरह पालन पोषण करेगा। उसका मुख्य बाजार में जनरल मर्चेंट की दुकान है, दुकान अच्छी चलती है, करीब 3,000 रुपये माहवार की आमदनी हो जाती है। अन्य दावेदारों के वकीलों में से जिसके चेहरे पर घूमी हुई नाक, उभरी हुई ठोड़ी और चमकती हुई आंख के कारण एक खास पैनापन था, उसने खड़े होकर प्रश्न किया, आपको लड़कियों की शादी भी करना है? जी करना है। आप इनकम टैक्स भरते हैं? जी नहीं भरते। वकील अपने वक्र होठों पर हिंसक तृप्ति का भाव झलकाता हुआ बैठ गया। सर, और कुछ नहीं पूछना है। अदालत के कमरे में एक पत्रकार भी मौजूद था। यह बच्चा उसके लिए एक अच्छी समाचार सामग्री बनता जा रहा था। जब से बच्चा अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में छोड़ा गया था, उसमें उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसने अस्पताल में जाकर पूछताछ की थी, लड़के का फोटो खींचा था। अब वह संरक्षण की इस अदालती कार्रवाई को भी आवश्यक जानकारी में लेना चाहता था। उसका इरादा इस प्रकरण को एक खास और मुकम्मल न्यूज़ स्टोरी बनाकर देने का था। वह एक ऐसे साप्ताहिक पत्र से जुड़ा था जिसके अपने लाखों पाठकों के बीच उसकी स्पष्ट पहचान थी। अब एक दूसरे वकील ने अपना दावेदार खड़ा कर दिया। वह अन्य धर्म का था, शक्ल सूरत से भी अन्य धर्म का नजर आता था। पत्रकार ने मिसल दफ्तर में देखकर पता लगा लिया था कि दोनों दावेदारों में एक व्यक्ति अन्य धर्म का है और दूसरा एक सिख का है। वह अपने में एक मजेदार संयोग था। काश एक दावेदार ईसाई भी होता तो मुकदमे इस देश के चारों प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व होकर स्थिति और मजेदार हो जाती। उसके मस्तिष्क में यह भी विचार को था कि अपनी स्टोरी में यह बात कही डालनी चाहिए कि ईश्वर के घर से हर बच्चा एक कोरे कागज की वर्क की तरह बेचा जाता है। उस पर जाति, धर्म, संस्कार आदि की इबारत बच्चे के पालने वाले की कलम द्वारा लिखी जाती है। यह दूसरा दावेदार अपने दावे के समर्थन में बयान देने लगा और उसने बताया कि वो अकाउंटेंट थे। उसकी 25 साल की मुजामलत है। रिटायर होने पर वह पेंशन, फंड, ग्रेच्युटी सबका हकदार होगा। उसने आवास विकास की स्कीम में एक प्लॉट का रजिस्ट्रेशन भी किया है। उसका सिर्फ एक लड़का है जो एबनॉर्मल है। 15 साल पहले उसकी एक लड़की भी हुई थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, ना वो उम्मीद है। लड़का मिल जाने पर वह उसके दिलो जान से परवरिश करेगा। दावेदार ने एक खत भी अपने कुर्ते से निकाल कर पेश कर दिया। यह लड़के की माँ ने उसके पास डाक से भेजा। उसमें लिखा है कि किन्हीं मजबूरियों से अपना सही नाम और पता नहीं खोल सकती, लेकिन उसने उसके धर्म के बारे में उसमें जानकारी दी थी। जज के पास भी एक ऐसा ही खत आया था और उसे मिसल पर लगवा दिया था। खत भेजने वाले ने अपना नाम लिखा था हसीना, तो उसने अस्पताल में दाखिला लेते वक्त कागजों में लिखवाया था। नुकीले चेहरे वाले वकील ने जिरह में पूछा, आपका अपना लड़का पैदाइशी पागल नहीं है, बाद में पागल हुआ? हाँ, वह 7 वर्ष का था, तब उसे तेज बुखार आया और वह पागल हो गया। पागल लड़के को आप अपने पास रखते, मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? वकील के वक्र होठों पर इस बार भी हिंसक तृप्ति का भाव झलक आया। पहले दावेदार का वकील भी जिरह में शामिल हो गया। ऐसा तो नहीं कि ये खत आपकी कारगुजारी हो और अदालत पर असर डालने की नीयत से आपने भिजवाए हों? यह सरासर गलत है। अगर यह लड़का अपनी माँ की पहचान रख सकता तो ये बात ही खड़ी नहीं होती। फिर उसके बाद उसने कहा, मैं इसे दिल से लेना चाहता हूँ। पत्रकार को लगा कि कहीं कोई आवाज़ हो रही, महीन पर साफ। उसे सिर उठाकर ऊपर देखा। अदालत के कमरे में 6 पंखे लगे थे और वे सभी घूम रहे थे। वहाँ भी जहाँ आदमी नहीं बैठे थे, क्या किसी पंखे से आवाज़ आ रही थी? उसकी निगाह फिर ऊपर मुंडेर नुमा कार्निश पर चली गई। कार्निश पर बैठा एक कबूतर गर्दन घुटका रहा था। उसने लक्ष्य किया कि अदालत का कमरा काफ़ी पुराना बना हुआ है। छत पर मोटी मोटी शतीरें पड़ी है, उन्हीं पर पत्थर टिके हैं। इसके बावजूद कमरे का रखरखाव ठीक था। दीवारों पर कलई की परतें फूली हुई थी और खिड़की दरवाजों के रोगन में चटकन थी। दीवार पर जो लकड़ी के केस वाले नक्काशीदार घड़ी लगी थी, वह भी काफ़ी पुरानी थी। ऊपर जड़े हुए चित्र में सीलन खाए हुए गांधी जी पुराने लग रहे थे। वह पूरा
पूरा कमरा पुरानेपन का एहसास दे रहा था, कुछ ऐसा ही जैसी ऐतिहासिक इमारतें दिया करती है। पत्रकार ने महसूस किया कि अदालत में बैठे लोगों में से जिनकी गिनती 20-25 की होगी, शायद अकेला वही चारों चीज़ों और माहौल का जायजा ले रहा है। अन्य लोगों को मुकदमे या मुकदमों से जुड़ी चिंता ने अपने में कैद कर रखा था। पत्रकार की ओर नज़र अब आया की ओर घूम गई। उसने शीशी से दूध पिलाकर बच्चों के होठ पूछे थे। बच्चा गोद में लेटा हुआ था और अपने कमल के फूल जैसे नन्हे नन्हे हाथ पैर पटक रहा था। बच्चे की सारी अदालती कार्रवाई का कोई इल्म नहीं है। जिस किसी दावेदार को वह सौंप दिया जाएगा वह उसी के हाथों ढलेगा। वह मिट्टी का लोंधा है जिसे शक्ल दी जानी है। वह चोर डकैत भी बन सकता और सदाचारी साहूकार भी। चरित्र भी साथ लेकर ऊपर से कोई नहीं आता है, वह उसे अपने यहाँ परिवेश से मिलता। उसने तय किया कि वह अपनी स्टोरी में इस बात का उल्लेख करेगा। फिर वह तीसरा दावेदार पेश हो गया जो सीधा कस्बे से जुड़ा था। उसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल थे, आंखों में थी एक अचालाक चमक। चेहरे पर उम्र का कड़ापन होते हुए रुक्षता नहीं थी। उसने गाड़े की साफ धोती तथा कुर्ता पहन रखा था। उसने कहा कि उसके पास 10 बीघा खेती है, वह निसंतान है। बच्चा मिलने पर वह उसे अपनी औलाद की तरह पालेगा। जब वह दावेदार गवाह वाले कटघरे से हटा, उसके वकील ने जज को बताया कि दावेदार की औरत भी अपना बयान देना चाहती है और इंसाफ के हक में उसका बयान भी कलमबद्ध किया जाना जरूरी है। दावेदार की पत्नी अपने पति के बयान होने के समय अगली बेंच पर आकर बैठ गई थी। उसने वकील को बता रखा था कि उसका आदमी अच्छी तरह से बयान नहीं दे पाएगा, वह जल्दी घबरा जाता है, पूरी बात कह नहीं पाता, इसलिए उसका बयान भी जरूर करा दिया जाए। दरअसल इस दावेदार की पत्नी का यह दावा कि पत्नी ही वह दावा लड़ रही थी, वही दावे की धुरी थी। इत्तेफाक से वह अपने पति के साथ रिश्तेदारी में शहर आई हुई थी। रिश्तेदारी में ही उसे पता लगा था कि अस्पताल में कोई बच्चा छोड़ गया और वह किसी को भी मिल सकता है। रिश्तेदार का मकान अस्पताल के नज़दीक था। वह अस्पताल गई थी, डॉक्टरनी से मिली थी। डॉक्टरनी ने उसे बताया था कि बच्चा किसी कलेक्टर के हुक्म से ही दिया जा सकता है। तब वह पति को लेकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई थी। कलेक्टर के न होने पर उसने कलेक्टर की मेम साहब से बैठकर अपनी विनती चिरूरी की थी। कलेक्टर की पत्नी ने टाइप बाबू से कहकर उसकी एक दरख्वास्त टाइप करवा के ले ली थी। जब उसे पता लगा कि वह दरखास्त जज साहब के पास भेज दी गई और बच्चे को देने का मसला भी जज साहब के कचहरी से होगा, तो उसने वकील करके एक टिकट लगी पक्की दरख्वास्त जज साहब के दफ्तर में लगा दी। एक कानूनी ऐतराज के बाद उस औरत को बयान देने की इजाज़त मिल गई। औरत ने सबसे पहले तो उसके पति ने जो कहा था उसी को दोहराया, मगर प्रभावशाली ढंग से। उसने बच्चा होने के सारे उपाय किए थे, जंतर मंतर, जड़ी बूटी से लेकर अंग्रेजी इलाज तक, पर बच्चा हुआ नहीं। सबसे पहले उसने अपनी ननद का बच्चा रखा था, जो पूरे 2 साल, लेकिन फिर ननद लोमड़ी की तरह चालाकी बरत कर अपना बच्चा उठा के ले गई। अब वह कोई बच्चा सरकारी लिखा पढ़ी करके ही रखना चाहती है। उससे पहले अपने वकील के छोटे छोटे प्रश्नों का सहारा लेकर जो बयान दिया, फिर वह अपनी मर्जी से बयान देने लगी। वह उस तरह की औरत थी जो सीधी और भोली होकर भी अपने आप को बहुत समझदार समझती है। यह समझदारी अपने बातूनीपन के माध्यम से वह प्रदर्शित करती है। वह औरत बयान में कहने लगी कि उसके पास 10 बीघे खेती, वह नहर के पास है और बहुत उपजाऊ है। उसके देवर की इस खेती पर बुरी नजर है। देवर एक कुकर्मी है और उसकी वैसी ही उसकी औलाद है। लड़का मिल जाने पर वह एक श्यामा गाय पालेगी। श्यामा गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वह मिश्री मिलाकर देने से देह को अमृत की तरह लगता है। बड़ा हो जाने पर लड़के का धूमधाम से ब्याह करेगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट छिटक आई। उसने समझा कि उसकी बात को पसंद किया जा रहा है। उसने और अधिक उत्साह में भरकर कहा, वह बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े की तरह पालेगी और उसका रोया भी मेला नहीं होने देगी। नुकीले चेहरे वाले वकील ने जब जिरह में उस औरत से पूछा कि न तो वह पढ़ी लिखी है, न ही उसका आदमी, तो उसने ठमक कर कहा कि पहले पढ़ाई का रिवाज नहीं था, उसके गांव में अब 8वें दर्जे तक का स्कूल खुल गया है, वह बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगी। इतने से संतुष्ट न होने पर उसने आगे जोड़ा, भगवान की सौगंध में अपने बालक को एक नेक शरीफ इंसान बनाऊंगी। लोगों के चेहरे पर फिर पसर आई। मुस्कुराहट को अपने ही पक्ष में मानकर उसने फिर आगे कहा, मैं और मेरा आदमी दोनों नियत और ईमान के सच्चे हैं। सिगरा गांव यह बात जानता है। प्रमाण के रूप में उसे बताया कि एक बार गाड़ी में काशी जाते हुए उसको बटवा पड़ा मिल गया था, जिसमें ढेर सारे नोट थे।
उसके आदमी ने वह बटुआ उठाकर गार्ड बाबू के पास जमा कर दिया था। पत्रकार को उस औरत के बयान ने कहीं छुआ था। उस बयान में जो अनगढ़पन था और बच्चे के प्रति एक तीव्र इच्छा की आंच थी जो अपना एहसास कराती थी। वह औरत जो लाल साड़ी और कलाइयों में चांदी के कड़े पहने हुई थी, आया के पास जाकर बैठ गई और बच्चे को निहाल भाव से देखने लगी। फिर वह बच्चे की चटकी कली जैसे होठों पर उंगलियां फिराने लगी। वह 2-3 बार अस्पताल जाकर बच्चों को खिलाकर आ गई थी। एक बार उसने लोरी भी गाई थी, और जब मरीजों के तीमारदार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा न होने लगे तो उसने वैसा करने से मना कर दिया। आया को वह औरत पसंद थी। घड़ी की सुई 1:30 पर आ गई थी। अदालत लंच के लिए उठ गई। कमरे के बाहर अप्रैल माह की धूप बिखरी थी, जिसमें शीशे के चूरे जैसी चमक और चुभन थी। हवा से मिली कुछ और किसकिसाहट भी धूप दरख्तों और टीन के शेडों के नीचे भी घुस आई थी, आवारा जानवरों जैसी। लोग उस धूप को झेल रहे थे, उसे कचहरी की परेशानी का ही एक हिस्सा मानकर। हथकड़ियों और बेड़ियां झनझनाते हुए कुछ कैदी सिपाहियों से घिरे फिर गुजरे। एक अदालत में कुछ पहले फैसला सुनाया गया और कहा जा रहा था कि मुलजिमान सही होते हुए छोड़ दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि अदालत में ही सच ही जीते, यहाँ जो जीतता है वही सच होता है। बच्चे ने पोतड़ा गंदा कर दिया था। आया की मदद के लिए लाल साड़ी वाली वह औरत नल पर हुलसती हुई चली गई थी। मुकदमे की सुनवाई फिर शुरू हो गई थी। अब चौथा दावेदार भी अपने दावे के समर्थन में बयान देने वाला था। वह एक सिख दावेदार था, सरदार सतनाम सिंह। उसकी दाढ़ी के बाल 3/4 सफ़ेद थे, भौहों के भी। उसने सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी। उसकी गर्दन के पास हल्का सा खम था। या तो उसका कारण कोई शारीरिक दोष था या फिर वो किसी मानसिक तनाव का नतीजा था। उसकी पगड़ी और कपड़े सब ढीले लग रहे थे। अपने बयान में वो दावेदार बताने लगा कि वह एमए पास है। उसकी बीवी भी ग्रेजुएट है। वह पहले एक कॉलेज में इतिहास का लेक्चरर था। कॉलेज के मैनेजमेंट से उसकी पटी नहीं और 15 साल पहले मुलाजमत करने के लिए बाद उसे इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उसने एजुकेशनल बुक्स की एक दुकान खोल ली। दुकान में किताबों के अलावा स्पोर्ट्स का सामान भी बिकता है। पत्रकार ने लक्ष्य किया कि जज कुछ बोलता नहीं है। बीच में अगर कभी बोलता भी है तो इतना कम, इतना धीमे कि वह न बोलना जैसा ही था। वह सिर्फ सुन रहा था। उसका चेहरा किसी कठपुतली के चेहरे जैसा था। उसे एकाएक नाटक की याद आ गई जो उसने 8-10 साल पहले विश्वविद्यालय में जब वह पढ़ता था तब देखा था। जब कोई विदेशी नाटक था, किसी मशहूर नाटककार का, उसका हिंदी रूपांतर खेला गया था। नाटक में राज्य की ओर से न्यायाधीश नियुक्त था। विद्रोही ने शायद उसकी हत्या कर दी थी या फिर वो भाग गया था। विद्रोही ने रोज के मामले तय करने के लिए सड़क से एक आदमी पकड़ लिया था और उसे काला लबादा पहनाकर न्यायाधीश की कुर्सी पर बिठा दिया था। कुर्सी नीचे पड़ती थी और न्यायाधीश कानून की किताबें रखकर उस पर बैठ जाता था। न्यायाधीश के बैठ जाने के बाद भाला लिए एक संतरी कहता था, न्यायाधीश का ना कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति। उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। दूसरा संतरी कहता था, न्यायाधीश बने हुए कानून के सहारे ही नहीं चलता है, वह नए कानून भी बनाता है। कुर्सी के पीछे खड़ा एक तीसरा संतरी कहता था, न्यायाधीश दुर्बलों का रक्षक, दुष्टों का पीड़क होता है। वह सच्चाई की तह में जाकर इंसाफ करता है। वह सिरफिरा न्यायाधीश स्वयं भी इन कूद कथनों को अटक अटक कर दोहराता था। मुकदमा शुरू होने पर जब फरियादी के हाथ फैला पर कहता था, मैं लेता हूं, तो दर्शक हंसने लगते थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब वह कलम से अपने कान का मैल निकालकर उसका मुआयना करने लगता या लबादे के छोर से अपना मुंह पोंछता था, तब भी दर्शक हंसने लगते थे। लेकिन इन सिरफिरी हरकतों के बावजूद जब वह निर्णय देता था तो वे गरीबों और असहायों के पक्ष में होते थे और ज़्यादातर सही होते थे। पत्रकार ने अदालत के अमले को रिश्वत लेते देखा था। उसने इस जज के बारे में पूछताछ की तो उसे पता लगा कि जज ईमानदार है। वह लोगों से बहुत कम मिलता है और एक हिंदू विधवा की तरह सामाजिकता से कटा हुआ रहता है। जज के कोई संतान है या नहीं, इस बारे में उसे पता लगा था कि उसका एक लड़का अमेरिका में, दूसरा फ्रांस में और लड़की और दामाद इंग्लैंड में है। उस दावेदार के बयान से जो तथ्य उभरते आ रहे थे वे यह कि उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास कर वहां एमडी में दाखिला लिया था। छोटा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था।
छोटे बेटे के कान में तकलीफ थी। बड़े बेटे ने ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए उसे अपने पास बुला लिया था। वे अक्टूबर सन 1984 के दिन थे। सभी दूर दंगे भड़क चुके थे। उसके दोनों बेटे मौसी के घर चले गए थे सुरक्षा की नीयत से, मगर उनका घर भी निशाना बन गया। कुल मिलाकर उस पूरे मामले में सरदार का यह कहना था कि अगर उसे बच्चा मिल जाता है तो उसके और उसकी बीवी के जख्म पर किसी हद तक मलहम लग जाएगा। वे समझेंगे कि दो बेटों में से एक जिंदा होकर उन लोगों के पास आ गया है। असल में इस दंगे ने उनके बेटों की जान ले ली थी। पत्रकार को लगा कि अंतिम कथन इस दावेदार के दावे को सबसे बड़ा आधार है, मेरुदंड। उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसे कुछ मिलना चाहिए। यह बच्चा उसकी आस्था के जहाज के ध्वस्त हो जाने पर जीवन सागर को पार करने के लिए लाइफ बोट जैसा साबित होगा। नुकीले चेहरे वाले वकील ने इस दावेदार के पेंदे में सुराख करने के लिए सवाल का टारपीडो चलाया। आपके कोई रिश्तेदार पंजाब में हैं? मेरा छोटा भाई अमृतसर में तिजारत करता है। उसने दूसरा सवाल पूछा। उसने कहा, नहीं, एकदम गलत। सच तो यह है कि उसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। तो आप अपने बेटों की हत्या के लिए किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? इसके बाद उसने कहा कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं किसी से नफरत नहीं करता। इसके पश्चात उसने यह भी बताया कि उसके बेटों की जान की कीमत कितनी लगाई गई थी। कुल मिलाकर दावेदार के स्वर में कांटे उगाए थे जो शायद उसे खुद भी तकलीफ दे रहे थे। अब दूसरा वकील हमलावर हो गया था। वह इस मुकदमे का दिलचस्प पहलू था। हर दावेदार के विरोध में बाकी सारे दावेदार एकजुट हो जाते थे। आपका कोई अपना मकान नहीं, नहीं कोई दूसरी जायदाद। उसने कहा, मैंने एक बड़ा प्लाट खरीदा था रिहायशी मकान बनवाने के लिए, पर बेटों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मैंने उसे बेच दिया था। मेरे बेटे ही मेरी सबसे बड़ी जायदाद थे। जब दावेदार गवाह वाले कटघरे से बाहर निकला तो पहले डगमगाते कदमों से जिधर गोद में बच्चा लिए आया बैठी थी उधर बढ़ता चला गया। फिर ठिठक कर सामने वाली बेंचों की ओर घूम गया। अपनी बीवी की बगल में जाकर बैठ गया। उसकी बीवी भी अदालत में आई थी। बीवी आंखों को रुमाल से रगड़ रही थी। कबूतर की आवाज़ फिर उभरने लगी थी। पत्रकार ने छत की कॉर्निश को फिर से देखा। कबूतर इस बार कॉर्निश पर आगे निकल कर बैठा था। फिर वो पंख फैलाकर बैठ गया। पत्रकार को लगा कि किसी पंखे से यह टकरा जाएगा, लेकिन वहां बैठा पुलिस का हेड मुंशी बुदबुदाया, परसों एक कबूतर कटकर मर चुका है, पर 2 चक्कर काटकर वह कबूतर रोशनदान की सलाखों से बाहर निकल गया। पुलिस का मुंशी फिर बुदबुदाया, अभी नहीं कटोगे तो तुम्हें कटकर ही मरना है। लकड़ी के फ्रेम वाली वह नक्काशीदार घड़ी 3 बजा रही थी। जब पांचवा और आखिरी दावेदार अपने दावे पर बल देने के लिए खड़ा हो गया। उसका वकील वही नुकीले चेहरे वाला था। उसके लिए मशहूर था कि वह दीवानी मामलों का एक आला दिमाग वाला और स्थिति के अनुरूप रणव्यूह पहचान बनाने वाला माहिर वकील है। वह दावेदार, जिसका नाम ब्रज किशोर था, अपना नाट्य कथका था और छोटी छोटी आंखें, बादामी रंग का सफारी सूट पहनकर आया था। उसके सीने पर स्याह बालों के बड़े बड़े गुच्छे उभरे हुए थे। उसने गर्दन में सोने की चेन पहन रखी थी। वह इन बालों के कारण कुछ अधिक चमक रही थी। उसकी अंगुलियों के पृष्ठ भाग पर भी घने बाल थे। वहाँ उसने कीमती नगों वाली कई अंगूठियाँ डाल रखी थी। पत्रकार ने सोचा, अगर यह दावेदार उस नाटक के न्यायाधीश के सामने आता तो वह इसके आगे भी हाथ फैलाकर कहता, मैं लेता हूँ, और फिर वह दावेदार अपनी कोई अंगूठी निकालकर उसके हाथ में रख देता। ब्रजकिशोर नाम का यह दावेदार अदालती शपथ लेकर बयान देने लगा कि उसका 20 वर्ष से अधिक का विवाहित जीवन बीत चुका है, पर उसके कोई संतान नहीं है। उसने अपने को और अपनी पत्नी को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने यही कहा कि पत्नी का ट्यूब ब्लॉक है और वह किसी बच्चे को जन्म देने में अक्षम है। डॉक्टरी रिपोर्ट को उसने अपने दावे के साथ दाखिल किया। वह हाई स्कूल तक पढ़ा है। उसकी पत्नी भी पढ़ लिख लेती है। वह आधुनिक जीवन की समझ रखती है। वे दोनों उच्च वर्ग की पार्टियों में भाग लेते हैं। उसकी 7 कमरों की एक बड़ी कोठी है जिसमें बाग भी है। बाजार में 5 दुकानें हैं जो किराए पर उठा रखी है। उसके पास टीवी, फ्रिज, अलमारी, टेलीफोन जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। एक नई मारुति कार भी है जिसका उसका पैराडाइज सिनेमा हाउस है जिसका एकमात्र स्वामी वही है। उसकी 2 लाख रुपए की बीमे की पॉलिसी है। वह इनकम टैक्स देता है। बच्चा दिए जाने पर वह उसको बहुत कायदे से लालन पालन करेगा। वह उसे कानूनी तौर से अपना बेटा बना लेगा और गोद लेने के कागजात अदालत में दाखिल कर देगा। पत्रकार को लगा कि इस दावेदार
दावे का मुख्य आधार बच्चे को मिलने वाली दृढ़ आर्थिक सुरक्षा और उससे जुड़ी सुखमय जीवन की गारंटी है। दूसरे दावेदारों के वकीलों में से एक ने सवाल किया, आप पर कुछ सवाल पहले सिनेमा के नकली टिकट छापकर इंटरटेनमेंट टैक्स में गोलमाल करने का मुकदमा चला था। मेरे कुछ दुश्मनों ने बदनाम करने की नीयत से मुझ पर झूठा मुकदमा चलवा दिया था। मैं साफ बरी हो गया था। एक दूसरे वकील ने सवाल किया, आप शराब के ठेके का धंधा भी करते हैं? हाँ, मैंने 2 साल ठेका लिया था लेकिन काम छोड़ दिया। इस दावेदार के नुकीले चेहरे वाले वकील ने यह दलील देकर कि कुछ महत्वपूर्ण बातें मुख्य बयान में छूट गई, दावेदार से कहलवाया कि उसने 20,000 रुपये खर्च करके पिछले ही साल शिव जी का एक मंदिर बनवाया है और वह एक धर्मशाला ट्रस्ट कमेटी का सदस्य भी है। बयान कलमबद्ध किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और बहस शुरू हो गई थी। हर दावेदार का वकील तर्क देने लगा कि उसके मुवक्किल का दावा क्यों अधिक सही और उचित है। लड़कियों वाले दावेदार के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को बच्चों के पालने का अनुभव है। 7 बहनों का भाई बनकर यह बच्चा उन सब का विशेष ध्यान पाएगा। अन्य धर्म के वकील ने कहा कि चूंकि बच्चे की मां अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक अन्य धर्म की, इसलिए उसने खत के जरिए भी ऐसी ख्वाहिश की, इसलिए बच्चा उसके मुवक्किल को दिया जाना चाहिए। किसान दावेदार के वकील ने कहा कि उसका मुवक्किल शुरू से ही बच्चा पाने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। वह अस्पताल गया, कलेक्टर के बंगले गया और इन सब से उसका बच्चे के लिए लगाव समझा जा सकता है। पत्रकार को बहस सुनते हुए लगा कि कई दावेदार के दावे एक दूसरे पर काफ़ी मजबूत है। यह स्पष्ट है कि जिस किसी दावेदार को यह बच्चा दिया जाएगा वह उसे अच्छी तरह से पालेगा, उसके लिए सब कुछ करेगा। हर दावेदार बच्चे के प्रति एक तीव्र चाह की भावना से खिंचा हुआ आया है। पत्रकार ने अपने से सवाल किया कि अगर उसे पंच बना दिया जाए तो बच्चा किसे देगा। बयानों के वक्त ही मामला 2-3 दावेदारों के बीच उलझ गया था। बहस में उलझता चला जा रहा था। पत्रकार को याद आया कि उस नाटक में भी न्यायाधीश के सामने एक बच्चे का मुकदमा विचारार्थ लाया गया था। वह मुकदमा ही नाटक का मुख्य भाग था, चरमोत्कर्ष बिंदु। विद्रोह की मारकाट के बीच एक बड़े अधिकारी की औरत हड़बड़ाहट में गोद का बच्चा छोड़कर भाग गई थी। एक कुंवारी नौकरानी ने उस बच्चे को छिपा लिया था और सारे खतरे तथा जोखिम उठाकर उसे पाला था। खुद वह भूखी रही थी लेकिन उससे बच्चे का पेट भरा था। खुद उसने फटा पुराना पहना था लेकिन बच्चे को नया रंग बिरंगा कपड़ा पहनाया था। 2-3 साल बाद बच्चे की असली माँ को भी उस बच्चे का पता लग गया। उसने उस नौकरानी को पकड़वा दिया। नौकरानी ने कहा कि बच्चे की माँ कोख से जन्म देने वाली स्त्री नहीं होती है। असली माँ कष्टों और दुखों की मार सहकर उसे पालने वाली स्त्री होती है। न्यायाधीश कानून की किताबों पर बैठकर कान खुजलाता और काले लबादे से मुंह पोंछता सारे तर्कों को सुनता रहा। फिर उसने एक घेरे में बच्चे को खड़ा कर दिया और दोनों औरतों से कहा कि वह बच्चे का एक एक हाथ पकड़ ले। जो औरत बच्चे को घेरे के बाहर खींच ले जाएगी बच्चा उसी का हो जाएगा। बच्चा दोनों ओर से खींचा जाने पर चीखने लगा। कुंवारी नौकरानी ने बच्चे को यह कहकर छोड़ दिया कि यूं खींचने से बच्चे का हाथ टूट जाएगा और बच्चे की तकलीफ को वह सहन नहीं कर सकती। वह न्यायाधीश ताली बजाकर हंसा कि फैसला हो गया है। जिस औरत ने उस बच्चे को घेरे से बाहर खींच लिया है बच्चा उसका नहीं है। बच्चा उस औरत का है जिसने उसका हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसे बच्चे के दुख दर्द की ज़्यादा चिंता थी। बहस जारी थी। सिख दावेदार का वकील कह रहा था, हुजूर, मेरा मुवक्किल दावेदारों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा प्रगतिशील विचारों का है। मेरे मुवक्किल की संरक्षकता में बच्चा एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। वह इस मुकदमे में एक ऐसा अहम नुक्ता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर हुजूर, आपको यह भी देखना है कि इस बच्चे की सबसे अधिक ज़रूरत है किसे। मेरे मुवक्किल की अपने 2 जवान बेटों की हत्या हो जाने से जो मानसिक स्थिति है उसे देखते हुए बच्चा उसी को दिया जाना लाजमी है। बच्चे की शक्ल में उसको मिलने वाला यही सही मुआवजा होगा। सिनेमा हाउस वाले दावेदार का वकील कह रहा था, सर, अदालत को अपना फैसला कानून की हद में रहकर ही करना है, जज्बातों के बहाव में बहकर नहीं। कानून यह कहता है कि बच्चा उस संरक्षक को दिया जाए जिसके हाथों में बच्चे का भविष्य सबसे अधिक उज्ज्वल दिखे, उसका हित अधिक सुरक्षित रहे। सर, मेरे मुवक्किल की माली हालत पर गौर किया जाए, उसके पास क्या नहीं है। जहाँ हर साधन सुलभ है, मेरे मुवक्किल को बच्चा दिए जाने से उस बच्चे को एक मजबूत आधार मिल जाएगा जहाँ से वह कितनी भी ऊंचाई पर जा सकता है। पत्रकार सोचने लगा, किस दावेदार को बच्चे की सबसे अधिक ज़रूरत है, किसको उसके लिए अधिक तीव्र चाहना है।
इसका सही पता नहीं लगाने के लिए क्या यह जज वैसा ही कोई उपाय नहीं कर सकता है जैसा कि नाटक के न्यायाधीश ने किया था? मसलन वह बच्चे के ऊपर किसी एक जुग्गत से जहरीला सांप गिरा दे और देखे कि कौन दावेदार बच्चे को बचाने के लिए सांप पर झटकता है, या वह ऐलान करवा दे कि बच्चा बीमार है, उसे खून की सख्त जरूरत है, फिर देखे कि कौन दावेदार अपना खून देने के लिए राजी होता है, या शर्त लगा दे कि जो दावेदार जिंदा ही अपनी एक आंख निकलवा कर आई बैंक को दान कर देगा, बच्चा उसी को दे दिया जाएगा। इन शर्तों पर कौन खरा उतरेगा? शायद वह सिख दावेदार अपना खून देने के लिए तैयार हो जाए, वह किसान की औरत भी अपनी आंख देने के लिए राजी हो सकती है, शायद सिनेमा हाउस वाले दावेदार का वकील फिर कहे कि अदालत को जज्बात में नहीं बहना चाहिए, मंशा खून और आंख मिलने से है, उसका मुवक्किल कई बोतल खून और कई जोड़ी आंखें मुहैया करा सकता है। कई मोटी किताबें बतौर नजीर जज की टेबल पर रख दी गई थी। उस दिन वे पांचों दावेदार अदालत में उपस्थित थे। किसान दावेदार की पत्नी भी वही लाल रंग की साड़ी पहनकर आई थी, सिख दावेदार की पत्नी भी आई थी, पत्रकार भी आया था। पत्रकार ने लक्ष्य किया कि किसान की पत्नी के होठों पर एक निरंतर कंपन है, शायद वह किसी देवी देवता का जाप कर रही थी। सिख दावेदार और उसकी दोनों पत्नी की आंखों में गहरी छाया थी, जिसके नीचे बेचैनी फूट पड़ती थी। सिनेमा वाला दावेदार पान की गिलोरी चुबला रहा था। जज ने निर्णय सुना दिया। उसने बच्चे के कल्याण और हित को ध्यान में रखते हुए सिनेमा वाले दावेदार को ही सबसे अधिक उपयुक्त और अभिभावक ठहराया। लोगों के चेहरे पर कहीं कुछ ऐसा नहीं झलका कि कोई बेइंसाफी हुई है। बच्चा किसान या सिख दावेदार को दिया जाता तो उसमें जरूर कुछ नयापन होता। लीक से हटकर कानून की दूसरी तरह से व्याख्या, कुछ उससे प्रसन्नता होती, लेकिन फैसला गलत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। उस नव धनाढ़ दावेदार को अदालत के बाहर उसके शुभ चिंतनों के घेर लिया। फिर उसने अदालत के चपरासियों को इनाम में नोट बांटे थे। पत्रकार ने अपने कैमरे का फोकस ठीक करते हुए उस दावेदार की कई फोटो लिए, फिर अपना परिचय देते हुए हार्दिक बधाई दी। दावेदार ने पत्रकार को पैकेट खोलकर एक विदेशी ब्रांड की सिगरेट पेश की और बताया कि अगले सप्ताह आज की खुशी में वो एक पार्टी दे रहा, उसमें वो जरूर आए। दावेदार अपनी कोको कोला कलर की नई सुजुकी 800 में बैठकर चला गया। पत्रकार ने सोचा, बच्चा भी कल या परसों इसी कार में बैठकर घुमा करेगा। पत्रकार को भी जज का फैसला गलत नहीं लगा था। तो ये थी हृदय की प्रसिद्ध कहानी।